हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, है ना। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये भारतीय संविधान को समझने तथा उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या आलोचनाएं भी हुई है, वो भी देखेंगे। तो आप ध्यान रखें कि संविधान की पृष्ठभूमि को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझनी पड़ेगी। मतलब वो पॉइंट, वो बातें जो भारतीय संविधान को इम्पोर्टेंस बनाती है, कुछ हटके बनाती है, दूसरे संविधान से, दूसरे देश की संविधान से अलग बनाती है। ठीक है, ये सब प्रमुख बातें हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखूंगा, उसको बताऊंगा, कोशिश करूंगा उसका कुछ रिलेटेड रेफरेंस पॉइंट बताने का भी। ये आपका स्टेट पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, उसके अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, उन सब में भी इससे रिलेटेड आपको देख रहे हो। हालांकि ये मेन फोकस स्टेट पीसीएस को लेके है, बिहार पब्लिक सर्विस जो आ रहा है अभी, उसको लेके है ये। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषताएं है क्या कि भारतीय संविधान क्या है, सबसे, है ना, दुनिया की सबसे लंबी, है ना, और लिखित संविधान है। दुनिया की सबसे लंबी और लिखित संविधान है। ठीक है, ये एक प्रमुख विशेषताएं हैं कि भारत का संविधान दुनिया की सबसे लंबी और लिखित संविधान है। अब इसके पीछे वजह क्या रहा होगा कि इतने बड़ी लंबी और लिखित संविधान बना। अब देखिए, लंबी और लिखित होने का 2-3-4 प्रमुख वजह है। सबसे पहली बात कि भारत अपने आप में एक बड़ा कंट्री है, बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पे उस कंट्री के अंतर्गत, है ना। तो एक भौगोलिक कारण हो गया, दूसरी उसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, वो वजह हो गया। तीसरी जो प्रमुख बात है कि इसमें भारतीय संविधान जब बन रहा था तो 1935 का अधिनियम का इस पे बहुत बड़ा प्रभाव था, और 1935 का अधिनियम अपने आप में एक बहुत बड़ी अधिनियम थी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि बड़ा सा चीज़ को आप छोटा करें या कितना भी छोटा करें तो अदर के रिस्पेक्ट में वो बड़ा ही होगा। 1935 का अधिनियम, भौगोलिक कारण। उसके बाद जब संविधान बन रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जनरल बुक इस चीज़ को नहीं लिखता है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में जो भी मेंबर्स थे सब बड़े कानून में पारंगत थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ थे। और ये एक बहुत बड़ी वजह रही भारतीय संविधान का इतना बड़ा होने का, है ना। क्या वजह रही कि कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व का होना, उसमें बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ थे। तो इस पॉइंट को मैं सिर्फ लिखूंगा, है ना। जब इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा इंडिविजुअल, तो उससे रिगार्डिंग सारे कुछ डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कौन कौन कानून विशेषज्ञ क्या क्या कहा। अभी हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए, एक तो ये होगी कि सबसे लंबी और लिखित संविधान का होना, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित है ना। विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित मतलब भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि बहुत सारे देश के संविधान से बहुत सारी जो मूल्य बातें थी वो लिया गया, है ना। और हमारे यहाँ भी जो बहुत सारे अधिनियम बने थे, उन अधिनियम से भी मुख्य बातें को रखा गया। हालांकि हमारे यहाँ जो अधिनियम बने उसमें 1935 का अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पर देखा गया। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत का संविधान जो है, देश जो विश्व के लगभग देशों के संविधान को छानने के बाद बनाया गया। क्लियर है। तो दूसरी विशेषता ये हो गया कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। अब वो स्रोत क्या है, अभी हम लोग उस पॉइंट को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम लोग विशेषता देख रहे हैं। जब इस स्रोत पे आएंगे तब देखेंगे कहाँ से क्या लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया, है ना। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो है उसको हटाना, ठीक है, ये सब राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब यूएसए वगैरह से लिया गया था।
तो इस तरह से बहुत सारे बातें हैं, जब हम इस पॉइंट को देखेंगे तब उस चीज़ को डील करेंगे। क्लियर है? सबसे लंबी और लिखित संविधान। दूसरी विशेषता हो गया विभिन्न स्रोतों से विहित। क्लियर? इस बात को आप लोग समझ गए, विभिन्न स्रोतों से विहित होना ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है कि भारतीय संविधान का है ना, नम्यता, ठीक है, नम्य और अनम्य, नम्य और अनम्य का समन्वय होना, है ना। समन्वय आप लोग ज़्यादा समझिएगा, मिश्रण होना, ठीक है, मिश्रण होना, नम और अनम्य का मिश्रण होना। नम मतलब पता है आपको क्या होता है? सरल होता है ना, और अनम मतलब कठोर होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान सरल के साथ साथ, लचीला के साथ साथ कठोर भी है ना। यहाँ पर आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा नम में, वो मिलेगा लचीला। भारतीय संविधान क्या है? लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। अब देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि भारतीय संविधान कैसे लचीला और कठोर है। हम लोग का टॉपिक याद दिला दूं मैं कि सिर्फ विशेषताएं हैं, ना कि इसको डील करें, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस बताते हुए चलेंगे, ठीक है। नम्य और अनम्य का मिश्रण कैसे? भारतीय संविधान में जो है दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। एक के लिए आपको, है ना, जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, आर्टिकल 368 का मदद लेना पड़ता है, और आर्टिकल 368 में दो तरह का संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन होगा वो कठोर प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, है ना। लेकिन कुछ संविधान संशोधन को समान कानूनी प्रक्रिया से भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बातें क्लियर होती है कि भारतीय संविधान नम्य के साथ साथ अनम्य भी है। जैसे समझिए, इंग्लैंड का संविधान नम्य संविधान कहलाया जाता है ना, वहाँ संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। जबकि वहीं यूएसए का संविधान अनम्य संविधान कहलाता है, क्योंकि वहाँ संशोधन की प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती है। क्लियर हो गया ये बातें? तीसरी जो प्रमुख विशेषता है, नम्य और अनम्य है हमारा संविधान, ठीक है। चौथी आप संविधान की विशेषताएं लिखेंगे, है ना। चौथी संविधान की विशेषता आप लोग इसको बढ़िया से नोट करें, सारे क्लास को रेगुलर देखें, क्योंकि ये आपका क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो जनरल बुक से हटके होगा, है ना। जनरल बुक जो मार्केट में मिलती है उसमें ये सारे चीज़ और इस तरह का डिस्कशन आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? भारतीय संविधान नम्य और अनम्य का मिश्रण है, विभिन्न स्रोतों से विहित है, सबसे लंबी और लिखित संविधान है। चौथी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ये संविधान एकात्मकता की झुकाव के साथ साथ, है ना, एकात्मकता की झुकाव के साथ साथ, एकात्मकता की झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था को भी स्थापित करती है ना। संघीय व्यवस्थाओं को भी स्थापित करती है, ठीक है। एकात्मकता की झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्थाओं को भी स्थापित करता है। एकात्मकता आपको पता है यूनिटी होता है ना, मतलब किसी एक ही जगह पे किसी भी चीज़ को सिमेट के रख देना, वो एकात्मकता का उदाहरण होता है। संघीय व्यवस्था को समझेंगे, यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 1 में भी ये कहा गया है, ठीक है। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं, जो कि भारत का एक संघ होने को बताएगा कि भारत किस तरह से एक संघ है। बहुत सारी इसमें बातें हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे दो सरकार का होना, एक केंद्र में एक राज्य में होता है, ये भी इस चीज़ को बताता है कि भारत एक संघ है, मतलब एकात्मकता नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ संघ देखेंगे, बाद में एकात्मकता देखेंगे कि कुछ बातें हैं जो ये बताता है कि भारतीय शक्ति एकात्मकता है ना। लेकिन कुछ बातें ये भी बताता है कि ये एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था है। इसलिए इस पॉइंट को लिखे है, एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था का होना भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं है। क्लियर है? तो संघीय व्यवस्था आपको कैसे पता चला? दो सरकार का होना, आपको पता है एक केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनात्मक होना, है ना। दो सदन होता है,
उच्च सदन निम्न सदन होता है। तो ये सारे बातें हमको संघीय व्यवस्था के बारे में बताता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बताएगी आपको क्या, कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है। ठीक है, जैसे या इसे गैर संघीय लक्षण भी बोला जाता है। जो एकात्मकता है इसे गैर संघीय लक्षण भी बोला जाता है। जैसे एक सशक्त केंद्र का होना, है ना, एक सशक्त केंद्र का होना। आपको पता है केंद्र और राज्य में टकराव होगा तो केंद्र की ही बात होगी। तो ये एक बात है जो क्या बताता है कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुका है। लेकिन वहीं हम लोग देखिए वहाँ केंद्र और राज्य सरकार का होना वो बताता है कि भारतीय संघ की ओर झुका है। तो दोनों चीज का सम्मिश्रण है। एक बात तो बता दिया मैं, एक सशक्त केंद्र का होना, एकल संविधान। अच्छा, एकल संविधान, केंद्र और राज्य के लिए एक ही होना, ये भी एकात्मकता का प्रतीक है। एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह, ये सब इन चीज को बताता है कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकल नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि यहाँ पे रहने के लिए आपको एक ही नागरिकता लेना पड़ता है। आप भारत की नागरिकता लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ कंट्री हो गया, जैसे यूएसए हो गया, तो वहाँ आपको सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है, उसका भी मतलब राष्ट्रपति सरकार जो है उससे भी नागरिकता प्राप्त करना होता है, और राज्य की सरकार जो है उससे भी नागरिकता प्राप्त करना होता है यूएसए वगैरह में। ठीक है, तो चौथी पॉइंट हो गया, एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है भारतीय संविधान। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, अब ये संघीय शब्द आया कहाँ से, इसको जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इंडिविजुअल इस टॉपिक को, तब वहाँ पे ये सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अभी हम लोग का टॉपिक ये नहीं है, तो फिर टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। हम लोग टॉपिक कवर करना भी है। ठीक है, पांचवी जो इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि संसदीय सरकार का संसदीय रूप का होना, है ना, सरकार का संसदीय रूप का होना, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषताएं हैं क्या, सरकार का संसदीय रूप का होना। अब देखिए कि भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। पता है यहाँ पे संसद है, भारत में संसदीय व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, है ना, न्यायपालिका, इन सब को सम्मिलित रूप जो है वो सारे संसदीय व्यवस्था में आता है। ठीक है, अब इसको मंत्रिमंडल की सरकार भी कहा जाता है। संसदीय रूप को, सरकार के संसदीय रूप को मंत्रिमंडल की सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका संविधान की विशेषताएं भी एक है, संसदीय रूप का होना, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ, इसे आप ध्यान से समझेंगे। इस बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट है। संसदीय संप्रभुता, है ना, संसदीय ठीक है, संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है, या तालमेल में समन्वय, ठीक है, या तालमेल। समझिए इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, तालमेल, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे तालमेल बनाए हुआ है, एक दूसरे पे नज़र रखा हुआ है, एक दूसरे को रोक टोक करता है, एक दूसरे से हाई हेड लो करता है। क्लियर है, समझिए बातें को। संसदीय संप्रभुता, आपको पता है कि जो संसद है जहाँ पे कानून बनती है, ठीक है, उसकी संप्रभुता, उनकी शक्ति। और न्यायिक सर्वोच्चता, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय, है ना, हमारे संविधान के संरक्षक है, हमारे मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है उसकी गारंटी की रक्षा करता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच या न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो समन्वय है वो कैसे, इस चीज़ को जानिए। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है, संसद ने कोई कानून बनाया, तो फिर क्या होगा। संसद ने कोई कानून बनाया और वो गलत निकल गया, ठीक है,
या जनता के हित में नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, न्यायालय के पास जाएगा, न्यायालय उसको रोक टोक करेगा। क्लियर। न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया, उसे देश की जनता या संसद या फिर वो सही नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा, उस पर बहस होगी, संविधान संशोधन होगा और नए तरीका से उस पर फैसला दिया जाएगा। इस तरह से संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच क्या है, समन्वय है। क्लियर हो गया। ये इसका निगरानी करता है और ये जो है इसका निगरानी करता है। ये आपका छठी जो है प्रमुख बातें थी भारतीय संविधान की, है ना। और एक सातवीं जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। एकदम स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। भारतीय संविधान जो है एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में क्या हो, एकीकृत और स्वतंत्र हो। ठीक है। अब 3 तरह का हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होता है। एक केंद्र स्तर पे होता है जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, एक राज्य स्तर पे होता है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, एक जो स्थानीय स्थान पे जिसे स्थानीय न्यायालय कहते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी हम लोग भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सब पॉइंट लिख रहे हैं जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाता है ना, यूनिक बनाता है। इस बात को हम लोग लिख रहे हैं। अगली क्या है, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें है मौलिक अधिकार, है ना। यहाँ पे हमें क्या है, मौलिक अधिकार, और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मौलिक अधिकार पहले कितना था, जब संविधान बना था तो उस समय 7 था, लेकिन अभी 6 है। एक संपत्ति का अधिकार जो था उसको अब हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो मौलिक अधिकार है, 6 तरह का मौलिक अधिकार था। जब हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ आपको रखना है कि मौलिक अधिकार देना भी भारतीय संविधान की क्या है, एक प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी लेती है। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम सीधे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि मौलिक अधिकार जब डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लोग 2-3 क्लास लगेगी, इसमें पूरा डीप से पढ़ाऊँगा मैं। क्लियर है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक, ठीक है, विशेषताएँ हैं। तो ये कुछ 8 पॉइंट हो गया जिसको मैंने करवाया। ठीक है। हाँ, और है ना, अभी और है इसमें। तो मौलिक अधिकार था, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भी भारतीय संविधान की एक, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी भारतीय संविधान की क्या है, एक, है ना, विशेषताएं हैं। नीति, हालांकि ये मौलिक अधिकार की तरह कानूनी विशेषताएं नहीं है, लेकिन ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का काम क्या होता है, क्यों लाया गया हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों लाया गया, आपको पता होना चाहिए कि जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को हमारे संविधान में लाया गया, और यह एक कल्याणकारी राज्य का भी स्थापना करता है। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, है ना, उसके बाद मौलिक, याद रखिए आप लोग कि मैं अभी ये टॉपिक को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बता रहा हूँ कि ये सारी पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषताएं जो इसे एक यूनिक संविधान बनाता है। क्लियर है। क्या है हम लोग का मौलिक कर्तव्य, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषताएं हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की एक विशेषताएं। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे से मूल संविधान में शामिल किया गया था, ना। संविधान के भाग 4A में, ठीक है,
आता है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जैसे राष्ट्र ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इन सब को बनाए रखना, है ना। जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका अनुरक्षण करना, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना, यही सब, है ना, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि एक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात। तो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, सरकार का संसदीय रूप, एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्थाओं का होना, नम्य और अनम्य का मिश्रण होना, विभिन्न स्रोतों से विहित होना और सबसे लंबी और लिखित संविधान होना, ये सब भारतीय संविधान की क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, और अब जो एक लिखने वाला हूँ वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान की एक विशेषताएं, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना, धर्म, हमको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना, ये भी जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ किसी भी एक धर्म को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, सब धर्म यहाँ पे इक्वल है, सब धर्म को सामान्य मान्यता है। उसका जो धर्म का फॉलोवर्स है वो अपने मर्जी के अनुसार उसको फॉलो कर सकता है, उसे छोड़ सकता है, कानून उस पर किसी भी तरह की कोई जो है ना, उसको मानने के लिए बाध्य इस तरह का कुछ नहीं करेगा। ठीक है, निरपेक्ष राज्य का होना। और नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना, है ना। वयस्क मताधिकार का होना, अगर शॉर्ट में मैं इसको लिख दूं तो सिर्फ लिख देता हूँ मताधिकार, है ना। कैसा मताधिकार? सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए सार्वभौमिक, और याद रहे वो वयस्क होगा, 18 साल प्लस का होगा, ये कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार जो 18 साल प्लस का है वो सबके, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति या किसी भी तरह से सोसाइटी में बिलोंग्स करता है, ठीक है, तो वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है। ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही खूबसूरती है ना। एकल नागरिकता, ये भी भारतीय संविधान की क्या है? विशेषताएं हैं। एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता, है ना। आप अगर यूएसए में रह रहे हैं तो आपको दोहरी नागरिकता लेना पड़ेगा, एक केंद्र से और दूसरा राज्य से, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भारत की नागरिकता लेना होता है। आपको अगर भारत की नागरिकता मिल गया तो आप यहाँ के निवासी हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो भारतीय संविधान से रिगार्डिंग था, जो इसकी विशेषताएं थी, जो इसकी विशेषता। और एक बात लिखूंगा मैं यहाँ पे, है ना, त्रिस्तरीय सरकार का होना। त्रिस्तरीय सरकार का होना, अब आप लोग सोचिएगा इसमें क्या खास बात है, मैं बता देता हूँ। दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है और कहीं नहीं है दुनिया में, है ना। हालांकि मूल रूप से जब संविधान जब बना था तो उस समय राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय दो ही तरह का जो है, दो स्तरीय सरकार की बात कही गई थी। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, एक तीसरा स्तर जोड़ा गया, स्थानीय स्तर जोड़ा गया, है ना। उस तरह से भारतीय संविधान में 3 स्तर हो गया, एक केंद्र, एक राज्य, दूसरा स्थानीय स्तर। 3 तरह का चुनाव होता है हमारे यहाँ, आप लोग जानते भी होंगे इस बात को। ठीक है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होना ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं है ना। आपातकाल का प्रावधान, लास्ट पॉइंट लिखूंगा, इससे ज़्यादा अब नहीं करूँगा, है ना। मेरे ख्याल से स्टेट पीसीएस में आप इतना सारा पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी है मेंस के लिए, है ना। मेंस में अगर आपको पूछे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा जितना मैं रेफरेंस बताएं अगर आप उतना ही लिख के आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 पेज चला जाएगा और उतना सफिशिएंट है ना। तीसरा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि भारतीय संविधान में, है ना, आपातकालीन प्रावधान है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये कैसी विशेषता है ना। बिल्कुल विशेषता है, आप समझिए इस बात को, कैसे ये विशेषताएं हैं।
ये क्यों लाया गया, है ना, इस प्रावधान को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, है ना, क्यों आपातकालीन लाया गया। आपको पता है आपातकाल कब लाया जाता है, जब देश की स्थिति खराब हो जाती है ना, देश पे संकट आ जाता है, तब आपातकाल लाया जाता है। और जब देश पे संकट आ गया उस समय आपातकाल लाया गया, इसका मतलब संकट से लड़ने के लिए, संकट से बचने के लिए आपातकाल लाया गया। तो क्लियर हो गया, जो हमारी बचाव करे ऐसी कोई चीज़, वो विशेषता ही तो है। इसलिए आपातकालीन व्यवस्था या प्रावधान जो है ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये सारे पॉइंट हैं। मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और रेगुलर जितना सारा आएगा एक एक पॉइंट में कवर करवाऊंगा। आप सबको नोट करिए, क्लास रेगुलर देखिए। ओके, थैंक यू।